नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में ही। आज हम देखेंगे पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की पृष्ठभूमि को देखेंगे कि आखिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने के पीछे का पृष्ठभूमि क्या था। ये किसके द्वारा लाया गया था? जिसे लाया गया था ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट, जो कि अंग पिट जिनका नाम था, विलियम पिट द्वारा लाया गया था। कौन सा एक्ट था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था 1784 में इसके द्वारा लाया गया था पिट्स इंडिया एक्ट। इसका पृष्ठभूमि हम देखेंगे कि आखिर पिट्स इस एक्ट को लाने के पीछे की कहानी क्या था। तो इस एक्ट को लाने के पीछे की कहानी, यदि आपने 1773, 1757, 1764 का एक्ट को आप पढ़े होंगे और 1773 के एक्ट को पढ़े होंगे, आपको याद आ गया होगा कि 1773 में जो एक्ट लाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट, तो उसमें जो कमियाँ था, कोर्ट की शक्ति को और कंपनी की शक्ति को डिवाइड नहीं किया गया था और शक्तियों को स्पष्ट विवरण नहीं करने के, दोनों को बँटवारा नहीं करने के कारण 1773 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, वो क्या हो गया था? असफल हो गया था। मतलब कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला एक्ट 1773 जो क्या था? पूर्ण रूप से असफल था। क्यों असफल था? क्योंकि कोर्ट बनाया गया था 1773 के एक्ट के अनुसार 1774 में। कहाँ बनाया गया था? बंगाल में बनाया गया था, कोलकाता में बनाया गया था। और उसके प्रथम सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट के पहले सीजेआई कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो होता है उस समय के थे, कौन थे? तो सर एंजिला एम्पे थे। तो अब यहाँ पे होता है कि कोर्ट और कंपनी दोनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग नहीं थे, और जब दोनों के कार्य क्षेत्र अलग-अलग नहीं थे, तो दोनों एक शक्ति के रूप में था और दोनों के शक्तियों में क्या हो रहा था? टकराव हो रहा था। दोनों के कार्य क्षेत्र में सेपरेट नहीं होने के कारण, अलग-अलग बँटवारा नहीं होने के कारण, एक तरफ से कोर्ट और दूसरी तरफ से कंपनी, दोनों अपने-अपने क्षेत्र में क्या हो रहे थे? अपने कर्तव्य पथ पे, अपने कार्य क्षेत्र में दोनों टकरा रहे थे। और दोनों की जब स्थितियाँ ऐसी थी, तो क्या हुआ कि वो जो 1773 का एक्ट था, वो के इस रूप में कहा जा सकता है कि वो असफल एक्ट था। तो उसी असफलता से सीखता हुआ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है और जो उसमें जो स्थितियाँ बनी हुई थी, जो भ्रष्टाचार बना ही रह गया था, उसी को 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ला कर के उनकी कमियों को दूर करने के लिए नया एक्ट लाया गया था और उस नए एक्ट का नाम क्या था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस प्रकार से एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा एक्ट था जिसमें कंपनी और प्रशासन या शक्ति और कोर्ट के बीच में सेपरेट डिवीजन किया गया था। तो कौन सा एक्ट था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि कोर्ट और प्रशासन के शक्तियों का विभाजन के लिए किस अधिनियम को सर्वोपरि माना जाता है? किस अधिनियम को सर्वोपरि माना जाता है? तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को सर्वोपरि माना जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत का प्रथम अधिनियम कौन बनता है? 1784 का प्रथम अधिनियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी को सरकार के अधीन लाना। अभी तक जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पर शासन कर रही थी, इस कंपनी को किसके अंडर लाना? तो सरकार के अंडर। कौन सा सरकार? भारत सरकार? नहीं, ये ब्रिटेन की सरकार, ब्रिटेन के पार्लियामेंट, ब्रिटेन की सरकार जो था, उसका उपदेश था कि जो भारत में कंपनी शासन कर रही है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने अंडर में करना और मेरे अंडर से मेरे दिशा निर्देशों के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी से काम करवाना, इसका मुख्य उद्देश्य था। प्रशासनिक नियंत्रण को कैसे मजबूत किया जाए, विदेश नीति को या युद्ध पर सरकार का नियंत्रण किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है, इन सारी नीतियों पर, इन सारे कार्यों पर नियंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य था। किसका था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट का। इस प्रकार 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था, बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेशों के साथ भारत में लागू किया गया था या भारत में भेजा गया था कि जाओ आप भारत में शासन करो। आगे देखेंगे कि बोर्ड ऑफ काउंसिल की स्थापना किया गया था। सबसे बड़ा परिवर्तन 1784 के ईस्ट इंडिया कंपनी में देखते हैं कि 1784 को जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, तो सबसे बड़ा परिवर्तन होता है, वो क्या होता है? बोर्ड ऑफ काउंसिल या कंट्रोल बोर्ड ऑफ की स्थापना करना। मतलब कि
आपके ऊपर किस प्रकार से कंपनी के ऊपर किस प्रकार से नियंत्रण रखा जा सके, इसके लिए 6 सदस्यीय कैबिनेट मंत्री का क्या किया गया था? तो विस्तार किया गया था। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इसकी अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी थी। सबसे इससे पहले जो 1773 का पिट्स इंडिया ने 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट इंडिया लाया गया था, तो रेगुलेटिंग में 3 सदस्यों का क्या था? सदस्य था। 3 सदस्यों का मंत्रिपरिषद बनाया गया था। लेकिन अ, ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 का लाया गया था, इसमें 3 ना होकर के कितना 6 सदस्यों का एक कैबिनेट बनाया गया था और इसकी अध्यक्षता कौन तय करता था? तो ब्रिटिश के सरकार द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा इसकी अध्यक्षता तय करना निर्धारित किया गया था। इससे क्या हुआ कि भारत पर किस प्रकार से विधि व्यवस्था स्थापित करना है, किस प्रकार से नियम बनाने हैं, युद्ध और संधि के समय में किस प्रकार से अनुमति देनी है, इन सारी शक्तियों का केंद्र कौन बन गया? तो सारी शक्तियों का केंद्र किसे किसे माना गया था? ब्रिटिश पार्लियामेंट को माना गया था। इसका मतलब साफ था कि अब भारत में जो भी नीति बनेगी, अब कौन तय करेगा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी तय ना करके कौन तय करेगा? तो ब्रिटिश सरकार तय करेगी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के नियम कानून बनाए जाएंगे। भारत में किस प्रकार से शासन स्थापित करना है, किस प्रकार से व्यवस्था बनाना है, किस प्रकार से प्रशासनिक नियंत्रण करना है, या किस प्रकार से यदि युद्ध हो या किसी प्रकार से आपदा आ जाती है तो किस प्रकार से उससे निपटा जाए, इन सारी घटनाओं की जानकारी, इन सारी घटनाओं के का नियंत्रण कंट्रोलिंग करने की शक्ति अब कौन तय करेगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा तय किया जाएगा। ये सारे तथ्य किस पे लिखे हुए थे? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में लिखे हुए थे। द्वैत शासन नियंत्रण जो था, द्वैत नियंत्रण प्रणाली की जो कि बंगाल का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर और मुंबई का गवर्नर था। इन तीनों को मिलाकर के इसके अंडर कर दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया था। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंदर कर दिया गया था। और इस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्ति जो था, किससे बढ़ा दिया था? जनरल से पावरफुल बना दिया गया था। मतलब मद्रास और मुंबई के जो जनरल थे उससे शक्ति संपन्न बनाया गया। किसे? तो गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल के अंदर मद्रास और मुंबई के गवर्नरों को शामिल कर लिया गया था। इस प्रकार द्वैत शासन की नीति की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ही भारत पर लागू होता है। अब देखेंगे कि भारत पर केंद्रीकरण और मजबूत हुआ था। केंद्रीकरण कैसा केंद्रीकरण? तो भारत में जो सत्ता होगी वो केंद्रीकृत होगी। मतलब सेंट्रलाइजिंग से पावरफुल पावर होगी। सेंट्रलाइजिंग पावर किसके पास होगी? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगी। और जब सेंट्रलाइजिंग पावर होगा तो क्या होगा कि उसका नियंत्रण करने की भी क्षमता उसमें अधिक होगी और उसके दिशा निर्देश देने के बाद ही कोई एक्शन लिया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में केंद्रीकरण और मजबूत होता है। कैसे होता है? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। इसके साथ गुप्त कमिटियां बनाई गए जाने लगी थी। गुप्त कमिटियां कौन सी थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के अंदर आदेश सीधे भारत भेजे जाने लगे। युद्ध और कूटनीतिक जो बातें होती थी और डायरेक्ट किसके माध्यम से भेजे जाते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से गुप्त समितियों को ये निर्देश दिया जाता था कि युद्ध और कूटनीति के स्तर पर भारत में किस प्रकार से डिसीजन लेने हैं, किस प्रकार से काम करने हैं, ये सारे निर्णय ब्रिटिश पार्लियामेंट में लिए जाने लगे। और ब्रिटिश पार्लियामेंट जो भारत में डिसीजन देता था, किसको देता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर। मतलब कि एक गुप्त समिति होती, सीक्रेट कमिटी होती थी, उसे अब अपना क्या देने लगा था? आदेश देने लगा। और वो ही आदेश का पालन गुप्त कमिटियां जो भारत में बनाई गई थी, उन गुप्त गुप्त कमिटियों के द्वारा भारत पर ब्रिटिश के आदेशों को मानते हुए भारत पर क्या किया जाने लगा? नियंत्रण किया जाने लगा। उसके कार्य क्षेत्र को विस्तारित किया जाने लगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट भारत के लिए पहला एक्ट था जो कि पूरे भारत पर एक तरह से औपनिवेशिक प्रशासन को स्थापित करने वाला एक्ट माना जा सकता है। अब कंपनी शासन ना करके अब कौन शासन करेगा? तो सीधे-सीधे कौन शासन करेगा? सरकार शासन करेगा।
कौन सी सरकार? तो ईस्ट इंडिया की सरकार की जगह में ब्रिटिश सरकार शासन करेगा। और इस प्रकार असली सत्ता किसके पास होगी? तो असली सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार के पास ना होकर के सीधे-सीधे ब्रिटिश सरकार के पास होगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास होगी। ओरिजिनल सत्ता, असली सत्ता कहने का मतलब है कि कंट्रोलिंग करने की पावर, नियंत्रण करने की क्षमता किसके पास होगी? तो सीधे-सीधे भाव ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के किसके पास चला जाएगा? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश संसद के पास होगी। आधुनिक उपनिवेशवाद का भी नींव पड़ता है इसका। 1784 के एक्ट के अंतर्गत सेंट्रल कंट्रोलिंग होता है, पॉलिसी मेकिंग जो सिस्टम होती है, या तो गवर्नर जनरल अथॉरिटी के जो भी काम होने लगते हैं वो कहाँ से होते हैं? तो सब के सब कार्य होते हैं ब्रिटिश पार्लियामेंट के माध्यम से होते हैं और भारत में लागू कर दिए जाते हैं। इस प्रकार हम देखेंगे कि भारत में कब्जा जो है कानूनी रूप से किसका होता है? 1784 के एक्ट के अनुसार ही ब्रिटिश पार्लियामेंट भारत में मजबूत होता है। और भारत पर ब्रिटिश का कानूनों का कब्जा कब से शुरू होता है? तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से। तो ये क्वेश्चन से आता है इस टाइप से कि आखिर वो कौन से एक्ट था जिसके माध्यम से ब्रिटिश नियंत्रण भारत पर स्थापित हुआ था? तो कौन सा एक्ट था? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। वो एक्ट था जिसके माध्यम से भारत पर ब्रिटिश कानूनों का या ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण रूप से नियंत्रण हो गया था। भारत में जो कंपनी काम कर रही थी, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो कार्य कर रही थी, उस पर पूर्ण रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस प्रकार आज हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट को भी देख लिया। यदि आपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं देखा है तो मेरे वीडियो में जाकर के जरूर देखें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे वीडियो के साथ। नमस्कार।